अगर तुम किसी गहरी रात में एक आकर्षक दिखने वाले, मनोहर व्यक्तित्व वाले और तुम्हारी सजगता के अनुरूप एक व्यक्ति का सपना देखते हो, तुम उसके साथ एक मधुर प्रेम संबंध चुनोगे। 2015 में मैं चेंगडू के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। उस समय मैं दूसरे वर्ष के पहले सेमेस्टर में था और यह मई एक छोटी छुट्टी के दौरान था। मेरा चाचेरा भाई मुझे घर लेने चेंगडू में कार से आया था। मेरा घर चौंकिंग के एक नगर शासित काउंटी में है, जहां कार से पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। मुझे उस दिन राजमार्ग पर हल्की बारिश याद है। मैं और मेरी भाभी पीछे की सीट पर कुछ बातें करने के बाद अपने अपने फोन खेलने लगे। जैसे ही मैं मोबाइल खेल में डूबा हुआ था, मेरे दिल में अचानक एक अशुभ भाव आया। जैसे ही मैं सिर उठाया, मैं और मेरी भाभी दोनों एक साथ चिल्लाए। सड़क की फिसलन और तेज गति के कारण कार नियंत्रण खो बैठी और अंततः राजमार्ग के विभाजन पट्टी से टकरा गई। मैं और जाऊजी को पैरों में हल्की खरोंचों के अलावा लगभग हमें अन्य कोई चोटें नहीं आईं और घावों से स्पष्ट रूप से खून भी नहीं निकला। हालांकि मेरे चाचेरा भाई की चोटें काफी गंभीर थीं। टूटे कार की खिड़की ने उनके चेहरे और शरीर को काट दिया था। बाएं भुजा पर भी टक्कर लगने से फ्रैक्चर हो गया। मैं और मेरी भाभी ने मिलकर एम्बुलेंस बुलाई और फिर उन्होंने हमें हाईवे के निकास के पास पहुंचा दिया। नजदीकी अस्पताल का नाम मैं पूरी तरह से भूल गया हूं, क्योंकि उस समय हम बहुत डर गए थे। मुझे केवल याद है कि अस्पताल ज्यादा बड़ा नहीं था। अस्पताल पुराना लग रहा था। मेरे चचेरे भाई को ऑपरेशन कक्ष में ले जाते हुए मैं और मेरी भाभी बाहर कुर्सियों पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि छाती में भारीपन क्यों था, इसलिए मैं अस्पताल के दरवाजे पर जाकर सांस लेना चाहता था। जब पहुंचा तो मैंने देखा कि अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एक चलाने योग्य बिस्तर रखा हुआ था, जिस पर मेरे उम्र के एक लड़के लेटा हुआ था। उसकी कद लंबी और दुबली थी, गोरी त्वचा के साथ उसकी आंखें बंद थीं, शरीर खून से सना। वह चुपचाप लेटा। तभी मुझे बहुत अजीब लगा। सबसे पहले यहाँ वास्तव में एक व्यक्ति लेटा हुआ था। न डॉक्टर की देखभाल थी और न ही किसी के परिवार के सदस्य साथ थे, जैसे उसे छोड़ दिया गया हो। दूसरा, वह बेहोश था या पहले ही मर चुका था। उस समय दरवाजे पर सिर्फ हम दोनों थे, मैंने कोई और नहीं देखा। इसलिए मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मैं उस लड़के को बेपरी तरीके से घूर रहा था। अचानक लड़के ने अपनी आंखें खोल दी और जिस क्षण हमारी आंखें मिली, मेरे दिल में एक अनकहे एहसास की लहर दौड़ गई, जिसमें मैं दंग और डरा हुआ था। इसलिए मैं मुड़कर लौट आया और सीधे ऑपरेशन कक्ष के बाहर अस्पताल में भाग गया। मुझे अपनी भाभी को ढूंढने में काफी समय लगा, तब मेरे मन को शांति मिली। इस कार दुर्घटना का सामना करने के बाद संदेह नहीं कि छोटी छुट्टियां लगभग बिना किसी आनंद के बीती। जब मैं स्कूल वापस आया तो मुझे और भी भयानक चीजों का सामना करना पड़ा। भूत द्वारा पलंग दबना। मैं पहली बार जब भूत द्वारा पलंग दबना अनुभव किया था, उसे मैं स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ। हमारे हॉस्टल में ऊपर बिस्तर और नीचे मेज रखने की व्यवस्था थी। उस दिन सुबह जल्दी थी, इसलिए मैंने सोने का इरादा नहीं किया था। मैं बस बिस्तर पर थोड़ी देर लेटना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं लेटा और अपनी आंखें बंद की, अचानक महसूस किया कि मैं अपनी आंखें फिर कभी नहीं खोल सकता और मेरा पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। हालांकि मेरी चेतना पूरी तरह से जागरूक थी, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि वास्तव में क्या हुआ। अंततः मुझे मजबूरी में सोना पड़ा। दूसरी बार भूत द्वारा पलंग दबने का अनुभव भी उसी पल हुआ जब मैंने अपनी आंखें बंद की थीं। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई पलंग के नीचे से ऊपर आया हो। शुरू में मैंने सोचा मेरे रूममेट्स मुझसे मजाक कर रहे थे। मैं गुस्सा होकर चिल्लाने आया, लेकिन पता चला कि मैं ना हिल सकता हूँ और ना आवाज निकाल सकता हूँ। इस बार मुझे सच में डर महसूस हुआ। अगले दिन जब मैं जागा तो मैंने अपने रूममेट्स से पूछा कि क्या किसी ने रात में मेरी पलंग पर चढ़कर मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्होंने सबको इनकार कर दिया। मेरे रूममेट्स ने जवाब दिया। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद हाल ही में मैं बहुत अधिक रो रहा हूँ या दबाव बहुत ज्यादा है, जब तक बाद में मुझे यह नहीं पता चला कि कभी भी जब भी मैं पलंग पर लेटकर आंखें बंद करता हूँ, चाहे मुझे सोना हो या नहीं, हमेशा अनियंत्रित रूप से नींद की अवस्था में प्रवेश करने के कुछ समय बाद मैं सोने से डरने लगी। भले ही दिन हो, मैं अपने रूममेट्स की दोपहर की नींद में उनके साथ आराम करने की हिम्मत नहीं पाती थी और रात सभी के सो जाने पर भी बिस्तर नहीं जाती थी। मैं केवल बिस्तर के नीचे इधर उधर घूम सकती थी जब नींद आकर बिस्तर पर आराम करती थी। भले ही मैं रोज नींद लकवा का अनुभव करती हूँ, मैं अभी भी खुद को मनाती रहती हूँ। एक तो मैं उन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती। दूसरा, यह शायद नींद में लकवा की एक लक्षण है, इसमें कोई वास्तविक नुकसान नहीं है, इसलिए बाद के दिनों में मैंने इसे वैसे ही रहने दिया। यह नहीं पता कि कितने समय बाद यह घटना धीरे धीरे खत्म हो गई, जब तक कि 2016 की तीसरी साल की गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरे माता पिता हमारे नए घर में नहीं चले गए। मैंने उस प्रकार का छोटा अपार्टमेंट खरीदा था जिसमें 2 जुड़ी हुई मंजिलें थीं। मेरे माता पिता नीचे रहते हैं और मैं ऊपर रहता हूँ। मूल रूप से नया घर अच्छा चल रहा था। परिणाम स्वरूप एक दिन एक असुरक्षा की भावना मुझे परेशान करने लगी। हर देर रात मैं हमेशा महसूस कर सकता था। मुझे लगता था कोई अंधेरे कोने में चुपचाप देख रहा है।
इस डर से अकेले सोना मुश्किल हो गया और मैं माता पिता के साथ सोने में शर्म महसूस करता था। इसलिए मुझे पर्दे खींचकर लाइट जलाकर सोना पड़ता था। हालांकि कई दिनों के बाद भी सुबह उठते समय मैं देखता था कि मेरी लाइट बंद हो गई थी और पर्दा खुला हुआ था। पहला विचार यह था कि मेरी माँ आई होंगी, मुझे सोते देख लाइट बंद कर दी होगी। जहाँ तक पर्दों का सवाल है, शायद मैंने भूल किया था, लेकिन जब मैंने इस बारे में अपनी माँ से बात की, उन्होंने स्पष्ट चेहरा बना लिया और कहा कि रात में कभी नहीं गई। इस मामले में मेरी माँ के साथ मजाक या झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी और उन्हें यह भी बिल्कुल नहीं पता था कि मैं हर रात लाइट जलाकर सोता हूँ। जब उन्हें पता चला कि मैं रात में लाइट खोलकर सोता हूँ तो उन्होंने मेरा निर्दयता से मजाक उड़ाया और उस समय में मेरे सपने लगातार धारावाहिक की तरह उतार चढ़ाव भरे थे। आधी रात में जागने पर भी मैं पिछले सपनों की घटनाओं से बिना किसी रुकावट के जुड़ सकता था। सपनों में मेरा एक प्रेमी था। वह बहुत ऊंचा था, पतला था, उसके छोटे बाल थे और उसकी त्वचा गोरी थी। हमारे बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था, खासकर रोजमर्रा की खरीदारी, खाने पीने और साथ में बिताए हर पल में। कुल मिलाकर सपने की उस खुशी ने मुझे जागने के बाद भी उसका स्वाद चखने पर मजबूर किया, यहाँ तक कि मैं इसे जारी रखने का सपना देखना चाहता था। मैंने प्यार, खुशियां और आनंद महसूस किए हैं, लेकिन सपने में उन भावनाओं से तुलना नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी मीठी बिल्लियां अधिक हों, मुझे फिर से उस बेजौद खुशी का अनुभव कराने के लिए, जब तक कि एक दिन मेरे सपने के प्रेमी ने मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया और मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। शादी के बारे में सुनकर मेरे मन में केवल प्रतिरोध के विचार आए, मुख्यतः क्योंकि मैं जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। तय करना मुश्किल था कि मैं उससे प्यार करती हूँ या शादी से घृणा करती हूँ। इस भावना ने मुझे अत्यधिक चिंतित और उलझन में डाल दिया। ऐसा लगता था कि मेरे दिल में हमेशा एक आवाज थी जो मुझे शादी न करने को कह रही है। अंत में विभिन्न आंतरिक संघर्षों के बाद अंततः दृढ़ निर्णय से अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से साझा करते हुए कहा, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं चाहती। वह सिर्फ धीरे धीरे सांस ली और कोमलता से ठीक है फिर जवाब दिया। उसका जवाब मिलने के बाद मुझे आराम महसूस हुआ। जब मैं जागी तो अचंभित रूप से एक अवर्णनीय आनंद था। उस दिन से मैंने फिर कभी उसके बारे में सपना नहीं देखा। मेरी मूल रूप से खुशमिजाज प्रवृत्ति धीरे धीरे उदास और निराशाजनक हो गई। मुझे हर चीज में ऊर्जा और रुचि नहीं बनी रही और कभी कभी मैं अचानक ऐसे नकारात्मक विचार करने लगी, जीना वास्तव में उबाऊ है, जीने का क्या अर्थ है। उस समय मैं अपनी भावनाओं को लेकर बहुत भ्रमित महसूस कर रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा बदलाव क्यों आया। भले ही मैंने कभी कोई बड़ी असफलता का सामना नहीं किया और ना ही कोई खास निराशाजनक बात हुई, फिर भी मैं हमेशा खुद को उबार नहीं पाई। समाधान खोजने के लिए मैंने इंटरनेट पर नकारात्मक भावनाओं को बदलने के तरीके खोजे। इंटरनेट पर सुझाव भी विविध थे। कुछ ने मन की शुद्धि के लिए महामृत्युंजय मंत्र सुनने की सलाह दी और कुछ ने मूड बेहतर करने के लिए खुशमिजाज संगीत की सिफारिश की। यहाँ तक कि मैंने ऑनलाइन तथा कथित गुरुजनों से भी मार्गदर्शन मांगा, लेकिन अंत में पैसा खर्च हुआ और कोई परिणाम नहीं मिला। वास्तव में मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने यह बात अपनी भाभी से कही। मेरी भाभी ने सुनते ही कहा कि मुझे शायद कोई चीज जकड़ रही है, क्योंकि उसकी मौसी लोगों मामलों को देखने में विशेषज्ञ थे और उसके भी इस पर विश्वास है, इसलिए उसे इस बारे में कुछ जानकारी है। इसलिए उसी दिन उसने मुझे अपनी मौसी के घर ले गई, देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। हम पहुंचे तब उसकी मौसी ने मुझे ऊपर नीचे देखने लगी और फिर आंखें बंद कर मुंह में कुछ बुतरने लगी। आंखें खोलते ही उसने कहा, मेरी चेरी ब्लॉसम शाखा से जुड़ी हो सकती है, और मुझसे पूछा क्या मैंने कोई घटना झेली। तब मुझे कुछ साल पहले राजमार्ग दुर्घटना याद आई और अस्पताल में मिले उस लड़के को सुनने के बाद मौसी ने कहा कि मेरे सपने में जो प्रेमी था वह उसी अस्पताल के बाहर पड़े उस लड़के जैसा ही होना चाहिए, और उसी समय से उसने मुझ पर पिटाई करना शुरू कर दिया है। मैंने सपने में प्रेमी के साथ अपने संबंध को मजबूरी से तोड़ दिया, जिसके कारण मैं किसी भी चीज के प्रति उत्साहित नहीं हो पाती हूँ। आखिरकार मेरी आंटी ने मुझे एक ताबीज दिया और बताया कि किसी भी स्थिति में उसे मत उतारना, और यह ताबीज भी वैसे नहीं था जैसा कि मैंने सोचा था। यह एक लाल रस्सी थी, इसके नीचे एक काला भूरा छोटा लकड़ी का टैग लटका हुआ था। मुझे नहीं पता यह आड़ू की लकड़ी का है या किसी अन्य लकड़ी का। खैर, मैंने इसे लेते ही तुरंत पहना। इसके बाद मैंने नहाते समय भी इसे उतारने की हिम्मत नहीं की। बात को कहें तो यह वाकई विचित्र था। जब से मैंने यह ताबीज पहना तब से वे अजीब घटनाएं मुझसे फिर कभी नहीं हुई। वह उदासीनता जो मन को दुखी करती थी धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने भी धीरे धीरे अपनी पहले की खिलखिलाने वाली स्वभाव को वापस पा लिया। हालांकि अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मन में अभी भी कुछ अंधाधुंध खुशी है। उस समय मैंने कोई भी असामान्य काम नहीं किया था, नहीं तो मुझे वाकई नहीं पता था कि मुझे अपने माता पिता का सामना कैसे करना है।